हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टैंडर्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ट्रिप्टोफैन ओपेरोन को। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन जो है वो रिप्रेसिबल ओपेरोन का एग्जाम्पल होता है। पिछली वीडियो में हम लैक ओपेरोन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो कि एक इंड्यूसिबल ओपेरोन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये वीडियो उसी के ही कंटिन्यूएशन में है। अगर आपको ये समझना है रिप्रेसिबल ओपेरोन क्या होता है, इंड्यूसिबल ओपेरोन क्या होता है, इस सब का इंट्रोडक्शन मैं लैकोपेरोन वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट होता है, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या अपना प्रमोटर इनका होता है, ऑपरेटर होता है। और स्ट्रक्चरल जीन्स में कौन कौन से जीन होते हैं ट्रिप्टोफैन के केस में? ABCDE, ये स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर, प्रोमोटर मिलके क्या बनाते हैं? ट्रिप्टोफैन ओपेरोन बनाते हैं। उसके अलावा रेगुलेटरी यूनिट भी प्रेजेंट होती है। ये इसमें इसका अपना प्रमोटर होता है रेगुलेटरी सीक्वेंस का, ठीक है। और ये जो है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन करके एक प्रोटीन बनाती है, जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसर बोलते हैं। नॉर्मली जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट लो है सेल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है? रिप्रेसर इनएक्टिव रहता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रेसिबल ओपेरोन में बेसिकली क्या होता है कि रिप्रेसर इनएक्टिव रहता है, बट इन केस ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरोन रिप्रेसर एक्टिव रहता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ये रिप्रेसर जो है, अब ये इनएक्टिव है तो ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस हो जाएगी। ये पांचों जीन मिलके कॉरिजमेट से ट्रिप्टोफैन में जो है कन्वर्जन होता है इनका, ठीक है। और इस तरीके से ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होती है। बहुत ही वेल एक्सप्लेनेटरी ये जो डायग्राम है, यहाँ से आप इजीली समझ भी सकते हैं, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर ट्रिप्टोफैन हाई प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पे क्या होगा? ये जो रिप्रेसर है ये ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड कर जाएगा और ये इनएक्टिव रिप्रेसर अब एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब ट्रिप्टोफैन हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। कहाँ पे? सेल में। ठीक है, तो अब ये रिप्रेसर जो है वो ट्रिप्टोफैन के साथ बाइंड कर गया और ये रिप्रेसर जो है वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद अब ये ऑपरेटर के ऊपर बाइंड कर जाएगा ट्रिप रिप्रेसर, जिसके कारण अब यहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, एज वी नो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि प्रमोटर और ऑपरेटर की सीक्वेंस जो है वो ओवरलैप करती है। अगर ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर बाइंड कर गया तो अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर बाइंड नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस हैं। तो अब रिप्रेसर बाइंड कर गया तो मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा और कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस इस केस में नहीं होगी अगर हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो। अच्छा, जो ट्रिप्टोफैन का जो रेगुलेशन है वो दो बेसिस पे होता है। एक तो रिप्रेसर के द्वारा होता है और दूसरा होता है एटीन्यूएटर सीक्वेंसेस के द्वारा। अगर एटीन्यूएटर सीक्वेंसेस को आप निकाल दो या फिर रिप्रेसर को रिमूव कर दो तो 50% ही रेगुलेशन होगा। तो जो इनिबिशन होता है बेसिकली ट्रिप्टोफैन ओपेरोन का, वो एक तो रिप्रेसर के द्वारा होता है और उसके अलावा एटेन्यूएटर सीक्वेंस के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एटेन्यूएटर सीक्वेंसेस किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, किस तरीके से वो इनहिबिट करती हैं ओपेरोन को। जब ट्रिप्टोफैन लो अमाउंट में प्रेजेंट है, एज वी नो कि ओपेरोन जो है वो चलेगा, ठीक है। तो उस केस में एटेन्यूएटर सीक्वेंसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं? इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो डीएनए का रीजन है, इसमें यहाँ से यहाँ बेसिकली यूटीआर रीजन को बनाता है एमआरएनए का, और इसमें 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके 4 रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो फर्स्ट रीजन होता है इसमें ट्रिप कोडॉन्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब ऐसी कोडॉन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटीन बनाते टाइम ट्रिप्टोफैन को इनकॉर्पोरेट कराएंगी, ठीक है। एज वी नो कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो ट्रांसलेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है दोनों ही प्रोसेस ओवरलैप करती हैं, साथ साथ ही चलती हैं ऑलमोस्ट। क्या होगा, जैसे ही
एमआरएनए की फॉर्मेशन शुरू होगी आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, वैसे ही यहाँ पे राइबोसोम आ जाएगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि ट्रिप्टोफैन का अमाउंट जो है इस कंडीशन में लो है, तो राइबोसोम यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्कोडॉन्स प्रेजेंट है। अब सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन की ही कमी है और ट्रिप्टोफैन सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ट्रिप्टोफैन को इनकॉर्पोरेट करने में टाइम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो राइबोसोम है ये यहाँ पे स्टॉल कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक है, ये जो है रुक जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से अब सेकंड और थर्ड रीजन जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पा रही सेकंड रीजन की, क्योंकि ये फर्स्ट रीजन पे ही अटक गया है राइबोसोम। तो अब क्या होगा, जो सेकंड और थर्ड रीजन है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, इस तरीके से हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन कर लेते हैं और सेकेंड और थर्ड रीजन यू बाइंड कर जाते हैं। इसको एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंस बोलते हैं, मतलब यहाँ पे एटेन्युएशन नहीं होगा, एटेन्युएटर नहीं बना है, जो कि थर्ड और फोर्थ रीजन से मिलके बनता है। तो यहाँ पे एटेन्युएटर की फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसके कारण ट्रिप्टोफैन जो है वो सिंथेसाइज होता रहेगा, ओपेरॉन चलता रहेगा। तो सेकेंड और थर्ड रीजन जब बाइंड करते हैं तो वो क्या होती है, वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटी टर्मिनेशन सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस तरीके से पहले एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, फिर इसके बाद राइबोसोम आया, राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी फर्स्ट रीजन में। तो अब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट तो हाई है सेल में, तो इजीली ट्रिप्टोफैन अवेलेबल हो जाएंगे, टीआरएनए इजीली ट्रिप्टोफैन को लेके आ पाएगा यहाँ पे। तो जिसके कारण यहाँ पे सिंथेसिस, ये जो राइबोसोम है ये रुकेगा नहीं यहाँ पे और इस तरीके से कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होती रहेगी। तो सेकेंड रीजन का भी सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। अब सेकेंड रीजन पे राइबोसोम बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब ये तो बाइंड कर नहीं सकता थर्ड रीजन से, तो थर्ड और फोर्थ रीजन जिनका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, अब वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होती है, तो ये दोनों जो सीक्वेंस है थर्ड और फोर्थ वाली, ये भी बाइंड कर जाएंगे एक दूसरे के साथ और इस तरीके से एक हेयर पिन लूप का ही स्ट्रक्चर ये बनाती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएटर बोलते हैं, जब थर्ड और फोर्थ रीजन इस तरीके से बाइंड करता है, एक हेयर पिन लूप की फॉर्मेशन करता है और इसी को ही हम एटीन्यूएटर बोलते हैं, इसी को ही हम टर्मिनेशन सिग्नल बोलते हैं। तो जब थर्ड और फोर्थ रीजन इस तरीके से बाइंड करेगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है ट्रांसलेशन जो है वो टर्मिनेट, मतलब जैसे ही थर्ड और फोर्थ रीजन बाइंड करते हैं तो यहाँ पे अब ये क्या सिग्नल प्रोड्यूस करेगा कि ट्रिप्टोफैन ओपेरोन अब नहीं चलेगा। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन बंद हो जाएगा। तो 50% रेगुलेशन ये एटेन्यूएटर कराता है, 50% रेगुलेशन रिप्रेसर कराता है। इनमें से आइदर ऑफ अगर एक भी प्रेजेंट नहीं होता है तो 50% ही इनहिबिशन होगा ट्रिप्टोफैन ओपेरोन का। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को नोट कर लेना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे राइबो स्विच के बारे में। राइबो स्विच होता क्या है, ये एक एमआरएनए की ही सीक्वेंस होती है जो कि यूटीआर रीजन में ही प्रेजेंट होता है। तो एमआरएनए की ऐसी सीक्वेंस जो कि इस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना ले, उसी को ही हम राइबो स्विच बोलते हैं। और इस राइबो स्विच के साथ अगर रेगुलेटरी प्रोटीन कोई आके बाइंड कर जाए, ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन कोई आयन हो सकता है, कोई मेटालिक आयन हो सकता है, उसके अलावा ये कोई मेटाबोलाइट भी हो सकता है, या फिर वही प्रोटीन हो सकता है जिसको ये एमआरएनए सिंथेसाइज करवा रहा हो। अब ये राइबो स्विच की फॉर्मेशन और इस तरीके से रेगुलेटरी प्रोटीन कब बाइंड करते हैं, जो ये एमआरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज, एमआरएनए जो है ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, अगर ये प्रोटीन ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्यों एनर्जी वेस्ट करना सेल की। तो इसीलिए ये रेगुलेटरी प्रोटीन राइबो स्विच के साथ बाइंड कर जाता है और जैसे ही ये बाइंड करेगा, इस राइबो स्विच के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रेगुलेटरी प्रोटीन स्टेबलाइज कर देगा। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के स्टेबलाइजेशन के कारण अब राइबोसोम बाइंडिंग जो साइट होती है वो मास्क हो जाएगी, वो छुप जाएगी, जिसके कारण फर्दर ये जो जीन है इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। अब जीन का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। सो ये एक मैकेनिज्म होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होता है, उसके अलावा
यूकेरियोट्स में, प्लांट और फंजाई में देखने को मिलता है ये इस टाइप का रेगुलेशन। लेकिन जब रेगुलेटरी प्रोटीन ही एब्सेंट है तो उस टाइम पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर राइबोस्विच का स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा और राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है वो अवेलेबल होगी, ठीक है, जिसके कारण अब यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अच्छे से लर्न करते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।